अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक बायोलॉजी 10th क्लास का है, जिसमें हम बात कर रहे थे केमिकल कोऑर्डिनेशन की। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जिसको उर्दू में लबलबा कहते हैं, ये स्टमक के ऊपर वाली जाना मौजूद होता है। एक फ्लैशी क्लॉट होता है, एक लोथड़ा है गोश्त का बना हुआ, पिंक वाइटेड स्पॉट का ये मौजूद होता है। बेसिकली तौर पर ये दो काम परफॉर्म करता है, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। इसी वजह से पेंक्रियाज को हेट्रोक्राइन कहते हैं। ये हेट्रोक्राइन काम परफॉर्म करता है, यानी कि एक्सो स्ट्रक्चर भी देता है, एंडो स्ट्रक्चर्स भी देता है। ठीक है, इसी वजह से हम इन्हें नाम क्या देते हैं, हेट्रोक्राइन का नाम देते हैं। अब एक्सोक्राइन में और एंडोक्राइन में क्या फ़र्क है? एक्सोक्राइन इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं। एक्सोक्राइन में बेसिकली तौर पर जो चीज़ मौजूद होती है वो डक्ट होती है। यहाँ पर कोई ना कोई नाली मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये अपनी सिक्रीशन उस नाली के अंदर डालते हैं और नाली उसको जो सा होता है वो टारगेट टिश्यू तक ले जाती है। तो यहाँ पर जो टारगेट टिश्यू तक जाते हैं वो बेसिकली डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं। इन इंजाइम्स को बाद में पोर्ड कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इसका पहला हिस्सा होता है जिसे हम ड्यूडिनम का नाम देते हैं, वहाँ पर ये उन्हें गिरा देती है। दूसरा इसका पोर्शन एंडोक्राइन होता है, जिसमें कोई नाली नहीं होती। एंडोक्राइन के अंदर बेसिकली तौर पर दो स्ट्रक्चर्स पैदा हो रही हैं, एक को इंसुलिन कहते हैं, दूसरे को ग्लूकागोन कहते हैं। एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स को हम डिफाइन करते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अमेरिकन डॉक्टर था लैंगरहैंस, उसने सबसे पहले फाइंड आउट किया था। यहाँ पर सेल्स का गुच्छा होता है, बंच होता है सेल का। तो वो जो से हैं वो दो तरह के सेल होते हैं, एक को अल्फा कहते हैं और एक को बीटा कहते हैं। इंसुलिन की प्रोडक्शन करने वाले जो सेल होते हैं वो बीटा सेल कहलाते हैं, और ग्लूकागोन की प्रोडक्शन करने वाले सेल अल्फा सेल कहलाते हैं। ये दो तरह के सेल होते हैं। इंसुलिन इसका बेसिक काम ये होता है, इसने ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में मेंटेन करना होता है। ठीक है, और ग्लूकागोन का काम ये होता है, इसने ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करना होता है। अगर कभी शुगर ज़्यादा हो जाए तो इंसुलिन उसे इनहिबिट करती है, उसे रोकती है। अगर कभी इंसुलिन बहुत बढ़ना शुरू हो जाए तो ग्लूकागोन उसे रोकना शुरू कर देती है। इसे हम साइनर्जेटिकली वर्क कहते हैं। ये बेसिकली एंटागोनिस्टिक एक वर्क होता है, ऑपोजिट वर्क होता है, जिसमें दो स्ट्रक्चर्स आपस में काम तो करते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इंसुलिन इसका फंक्शन क्या है? इंसुलिन इसका काम ये होता है, ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, या ग्लूकोज इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है लिपिड्स में, या प्रोटीन्स में। अब या तो ग्लूकोज को बदल दिया जाता है लिपिड्स में या फिर प्रोटीन्स में। ये तीन काम होते हैं, ग्लूकोज लिपिड्स में बदल रही है, प्रोटीन्स में या ग्लाइकोजन में, जिससे क्या होता है ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होने लग जाता है। लेकिन जो दूसरी बात है ग्लूकागोन की, इसमें अल्फा सेल इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं किसको, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ताकि ग्लूकोज की मिकदार जो कम हो चुकी है उसे इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो ये दो हार्मोन्स हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क परफॉर्म करते हैं। समटाइम ऐसा होता है बीटा सेल्स, इनमें ट्यूमर पैदा हो जाते हैं, बीटा सेल्स खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इंसुलिन की सही प्रोडक्शन नहीं कर पाते। जब इंसुलिन की सही प्रोडक्शन नहीं कर पाते तो क्या होता है कि इंसुलिन जो सा होता है उसने तो ग्लूकोज को कंट्रोल करना था, ग्लूकागोन ऑटोमेटिकली तौर पर ग्लूकोज की प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, वो नॉर्मल काम पे कर रहा है, लेकिन यहाँ पर फॉल्टी फंक्शंस हो रहे हैं। फिर क्या होता है, वक्त गुजरने के साथ साथ ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होने लगता है। जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है तो पेशेंट जो सा है उसे बीमारी हो जाती है डायबिटीज़ मेलाइटस की। तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि ग्लूकागोन, इसके जो सेल हैं जिन्हें अल्फा सेल कहा जा रहा है, उनमें ट्यूमर पैदा हो जाए। तो ये रेयर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सी प्रॉब्लम आती है वो इंसुलिन की आती है, कि जिसके अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो डायबिटीज़ मेलाइटस एक बीमारी है जिसे शुगर की बीमारी कहते हैं, उसमें मुब्तला हो जाता है, जिसकी बुनियाद पर उसे फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होती है, कसरत से पेशाब आता है, मसल्स वीक होने लग जाते हैं, मसल्स टाइटनेस होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके बाद टायर्ड मसल्स थकने शुरू हो जाते हैं, वीकनेस होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है,
आंखों के आगे अंधेरा आने लग जाएगा और एक वक्त आता है आई साइट इतनी वीक हो जाती है कि अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया तो परमानेंट ब्लाइंड भी हो सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है जिसमें हम गुनेड्स की बात करते हैं। तो गुनेड जो होते हैं ये असल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए ज़रूरी होते हैं। दो तरह के गुनेड्स होते हैं जेंडर के लिहाज से, एक मेल और एक फीमेल। जो मेल के गुनेड्स होते हैं उन्हें टेस्टीज कहा जाता है, जो बेसिकली टेस्टीज एक प्रोडक्शन करते हैं किन चीज़ों की, टेस्टोस्टेरोन की। तो टेस्टोस्टेरोन जो सा है वो एक ऐसा हार्मोन होता है जो बेसिकली तौर पर आफ्टर द पबर्टी ये पैदा होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से कुछ सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक्स भी पैदा होते हैं जिसकी वजह से मेल जो सा उसकी आवाज़ भारी होनी शुरू हो जाती है, चेस्ट पे लेग्स पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो दाढ़ी आनी शुरू हो जाती हैं, मूछें आने लगती हैं। तो ये बेसिकली तौर पर इसके साइन है जिन्हें हम सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं। फीमेल के गुनेड्स ओवरीज की बात कर लें तो बेसिकली तौर पर इन्हें जो चीज़ कंट्रोल कर रही है वो एड्रीनल ग्लैंड्स, और एड्रीनल ग्लैंड को जो कंट्रोल करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो ओवरीज के अंदर से प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ऑक्सीटोसिन है, ये वाले हार्मोन्स पैदा होते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि ये फीमेल में सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स पैदा करते हैं जिसकी बुनियाद पर फीमेल की लेग्स पे हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, आर्म्स पे हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद पबिक हेयर्स आते हैं और इसके बाद यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग और वास्कुलराइज्ड किया जा रहा होता है। ये बेसिकली तौर पर इन हार्मोन्स का फंक्शन होता है। अगला टॉपिक फीडबैक मैकेनिज्म है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? द रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस। एक ऐसा तरीकाकार जिसमें एक ही ग्लैंड्स के दो हार्मोन्स काम करते हैं और दोनों एक दूसरे की आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल पेंक्रियास जैसा कि पेंक्रियास क्या कर रहा है, दो हार्मोन्स बना रहा है, कंट्रोल एक ही ग्लैंड कर रहा है लेकिन वो स्ट्रक्चर दो बनाता है, एक इंसुलिन एक ग्लूकागोन। इंसुलिन कंट्रोल करता है ग्लूकागोन को, ग्लूकागोन इंसुलिन को करता है। हम इस चीज़ को फीडबैक कहते हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक पैदा होती है। किस तरह से? अगर तो पॉजिटिव फीडबैक पैदा होगी तो उसमें आउटपुट प्रोसेस जो सा होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर नेगेटिव फीडबैक पैदा होगा तो उसके अंदर आउटपुट प्रोसेस जो सा होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। सपोज दैट इंसुलिन की बात करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है। जब पॉजिटिव फीडबैक है तो इंसुलिन इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इस प्रोडक्शन को नॉर्मल करने के लिए ग्लूकागोन को रिलीज किया जाता है। ग्लूकागोन अब क्या करता है, वो इंसुलिन की प्रोडक्शन को कम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है जिसमें इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था, ठीक है। फिर अब क्या होता है, दूसरी बात, समटाइम क्या होता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत कम होने लग जाती है। इंसुलिन की जब प्रोडक्शन कम होने लगती है तो ग्लूकागोन ऑटोमेटिकली तौर पर और इंक्रीज होने लग जाता है। अब ग्लूकागोन इंसुलिन की जब प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिकली तौर पर क्या किया जाता है, ये जो ग्लूकागोन होता है इसने ऑटोमेटिकली तौर पर जो ग्लूकोज है उसको इंक्रीज करना शुरू कर देना है ताकि इंसुलिन जो सा है उसका लेवल पूरा किया जा सके। इस चीज़ को हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, ठीक है। एक इसकी दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। अब पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, सपोज दैट एक बेबी है, वो माँ के जो निप्पल हैं, जो मेमरी ग्लैंड्स हैं, उन्हें सक करता है। जितना तेज़ी के साथ ज़्यादा सक करेगा दूध की प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा होगी, मिल्क उतना ज़्यादा निकलेगा क्योंकि मेमरी ग्लैंड उतने ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे। इस चीज़ का पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक की बात कर लें, चलें, हमारे पास क्या है, थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड जब पैगाम देता है कि थायरॉक्सिन को कम पैदा किया जा सके, जितना थायरॉक्सिन कम पैदा किया जाएगा उतना मेटाबॉलिज्म का रेट डिक्रीज़ होगा। जितना मेटाबॉलिज्म का रेट डिक्रीज़ होगा, जो खुराक होगी या जो आगे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ब्रेकिंग डाउन उतनी कम होती है। इस चीज़ को हम नाम देते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। इसके बाद आगे हैं कुछ डिसऑर्डर हैं नर्वस सिस्टम के। तो नर्वस सिस्टम के दो डिसऑर्डर हैं, एक पैरालिसिस है और एक एपिलेप्सी है। पैरालिसिस एक ऐसा तरीकाकार है जिस तरीकाकार में बेसिकली तौर पर मसल का एक या एक से ज़्यादा जो ग्रुप होता है वो कमज़ोर हो जाता है, वो अपना काम पे करना छोड़ देते हैं। ये किस वजह से होता है? समटाइम ऐसा होता है पैरालिसिस में, या किसी को इन्फेक्शन हो गया या चोट लग गई, बैक्टीरिया वायरस ने अटैक कर दिया, किस पे? CNS सिस्टम पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। जब उनके टिश्यूज़ यानी कि उनके जो सेल होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उनका डायरेक्ट इफेक्ट जो सा होता है वो हमारे मसल्स के ऊपर होता है, क्योंकि हमारे मसल्स कंट्रोल किए जा रहे होते हैं ब्रेन के ज़रिए से। बेशक हमारे मसल्स अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ब्रेन उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा होता है, जिससे फिर क्या होता है कि वो मसल्स आगे काम करना छोड़ देते हैं। हम इस चीज़ को पैरालिसिस कहते हैं, जिसे आम लफ्ज़ों में फालज कहा जाता है।
एपिलेप्सी इसके हम मिर्गी के दौरे कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेटिकली तौर पर नर्वस सिस्टम जब डिसऑर्डर क्रिएट करना शुरू कर देता है तो नर्वस सिस्टम से, यानी कि सीएनएस सिस्टम, ब्रेन की बात करें तो इसके अंदर से क्या होता है, या स्पाइनल कॉर्ड से ऑटोमेटिकली तौर पर जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती हैं, जिन्हें नर्व इम्पल्स कहते हैं, वो खुद ब खुद डिस्चार्ज होने लग जाती हैं। जब वो खुद ब खुद डिस्चार्ज होने लग जाती है तो उसमें जो पेशेंट होते हैं उसे क्या होता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, सीजर अटैक होता है, जिसकी बुनियाद पर क्या होता है, वो जो पेशेंट होते हैं वो तड़पने लग जाते हैं। एपिलेप्सी की कंडीशन होती है, चंद सेकंड से लेकर ये घंटों तक का प्रोसीजर हो सकता है। तो एपिलेप्सी में डॉक्टर ज़्यादातर एंटी कन्वल्जेंस या एंटीलेप्टिक मेडिसिन देते हैं ताकि इस पेशेंट को चक्कर वगैरह ना आए, ठीक है, वो जिन्हें हम दौरे कहते हैं वो ना पड़े। तो ये दो डिसऑर्डर्स होते हैं जो बेसिकली हैं किसके, नर्वस सिस्टम के होते हैं, एक पैरालिसिस और दूसरा एपिलेप्सी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी, केमिकल कोऑर्डिनेशन की।